नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, भौतिक विभाग से। हम अपने कल के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने अपने पिछले व्याख्यान में प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक रचना किस प्रकार की होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या कहलाएगा, और हम इस प्रायोगिक संरचना से किस प्रकार के प्रायोगिक परिणाम प्राप्त करते हैं, उनको हमने कल समझा था। अब जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि कल जो पांचों रिजल्ट समझे गए उनकी व्याख्या की जाए। मैं सर्वप्रथम वैज्ञानिक मिलिकन के एक पॉपुलर स्टेटमेंट का उपयोग कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा, मिलिकन वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तेल बिंदुक प्रयोग के द्वारा इसके आवेश के मान की गणना की थी, सफलतापूर्वक निकाला था। उन्होंने कहा था, साइंस walks forward on 2 feet, namely theory and experiments. Sometime it is one foot which is put forward and sometime the other, but continuous progress is only made by the use of both. हम विज्ञान में कभी प्रयोग कभी सिद्धांत दोनों के तालमेल को रख कर के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। कभी कोई सिद्धांत बन जाता है तो उसके प्रायोगिक सत्यापन करना पड़ता है, तो कभी कोई प्रायोगिक परिणाम पहले आ जाए फिर हमें उसको सिद्ध करना पड़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में ऐसा ही हुआ है। प्रायोगिक परिणाम हमें मिल गए हैं और हम इन परिणामों की व्याख्या सर्वप्रथम तरंग सिद्धांत के द्वारा कर रहे हैं, जो 19वीं सदी के अंत तक एक वेल एस्टेब्लिश थ्योरी बन गई थी। उसका कारण था क्योंकि हमने प्रकाश को तरंग स्वरूप मान करके इसके अनेक गुणधर्म जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की सफलतापूर्वक व्याख्या कर ली गई थी, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव के उदाहरण में इसके सिद्धांत जो प्रायोगिक परिणाम मिले उनको नहीं समझा पाए। और इसमें खास तौर से जो विसंगति आ रही थी वो थी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो मान है वह गतिज ऊर्जा का मान तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जबकि प्रायोगिक परिणाम में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। और इसमें दूसरी विसंगति आ रही थी कि यदि हम आपातित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तो फिर किसी भी आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को देखा जाना चाहिए, मिलना चाहिए। जबकि हम ये देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ हो पाती है, और उस न्यूनतम आवृत्ति से कम होने पर चाहे आप कितनी भी तीव्रता बढ़ाएं, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ नहीं होता है। उनके हिसाब से होना चाहिए था। और थर्ड पॉइंट जो था वो था कि चूँकि ये वेव नेचर में है और इसमें जो एनर्जी है वो वेव फ्रंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, परिणाम स्वरूप जब कभी प्रकाश जो तरंग स्वरूप में है किसी धातु पर आपतित होगा तो निश्चित रूप से ज्यामितीय क्षेत्र में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो टोटल एनर्जी है उसका बहुत छोटा भाग मिल पाएगा। अतः निम्न तीव्रता पर एक इलेक्ट्रॉन को धातु के कार्यफलन को पार करने में कुछ समय लगेगा।
यानी ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, इसमें कुछ समय लगना चाहिए और प्रायोगिक रिजल्ट इसके भी विपरीत हैं। ये तीन बातें प्रमुखता से थी और तीन बातें ये प्रमुखता से होने के कारण हमको जो 1900 तक जो वेल एस्टेब्लिश थ्योरी है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में है, इस पर विचार करना पड़ा कि इससे भी आगे कुछ और है। 1901 में साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले प्लैंक रेडिएशन लॉ दिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में रेले जीन्स लॉ की असफलता को समझाते हुए उन्होंने बताया कि रेले जीन्स लॉ इसलिए असफल हुआ है क्योंकि इन्होंने ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत का प्रयोग किया है जो क्लासिकल फिजिक्स पर ही आधारित है। और इन्होंने मैक्स प्लैंक जो जर्मन फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने सर्वप्रथम अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। आइंस्टीन ने इस अवधारणा का प्रयोग करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफलतापूर्वक व्याख्या दी और उन्होंने कहा कि विकिरण ऊर्जा के प्रत्येक ऊर्जा पैकेट का जो क्वांटा है वो NH होगा। n इंटीजर है जिसका मान 1, 2, 3 हो सकता है। h एक प्लैंक नियतांक है। अतः प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा है वह है h फोटोन के रूप में रहती है और संचरित होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि निश्चित तीव्रता के प्रकाश के उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करेंगे और विकिरण की आवृत्ति न्यू के बढ़ने से फोटोन की ऊर्जा भी बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है यानी निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे धातु पृष्ठ पर उपस्थित पोटेंशियल बैरियर को पार कर धातु पृष्ठ से बाहर निकलवाने में मदद करे, निकाल दे, वह वर्क फंक्शन कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन किसी भी धातु का एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है और इसका मान हर धातु के लिए अलग अलग होता है। कार्यफलन की अवधारणा से ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति की आवश्यकता को भी समझ सकते हैं, क्योंकि कार्यफलन और देहली आवृत्ति दोनों एक दूसरे से जिस प्रकार से संबंधित हैं वह संबंध है phi = h0। माना h के फोटोन वाला कोई प्रकाश पुंज धातु पर आपतित होता है और प्रत्येक फोटोन धातु पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। फोटोन की एनर्जी h है, वर्क फंक्शन h0 है। अतः h phi वर्क फंक्शन हो गया, ν0 देहली आवृत्ति हो गई। तो इस एनर्जी का जो रिमेनिंग पार्ट है h - phi, वह पार्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होगा। अतः हम एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ के अनुसार h ½ mv² = hν - phi, phi = h0, where ν0 is threshold frequency. Therefore, maximum kinetic energy is equals to ½ mv² max is equals to hν - hν0। हमने phi के स्थान पर hν0 का मान रख दिया है। परंतु हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका मान EV0 होता है। अतः मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के स्थान पर हमने EV0 मान को सब्स्टिट्यूट किया और EV0 मान सब्स्टिट्यूट करने पर समीकरण बनती है EV0 = hν - hν0। और फिर हम इस समीकरण से V0 का मान निकाल सकते हैं। ये मान निकल के आता है h/E ν - h/E ν0। अब यह समीकरण आपको ध्यान आ गया होगा। यदि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, जिसे हम निरोधी विभव कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर ग्राफ खींचें तो यह इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को बताती है, सरल रेखा को बताती है, जिसे कि हम गणित में y = mx + c के रूप में लिखते हैं।
है ना। तो इसमें जो स्लोप बन गया है mx, वो क्या बन गया है h/e। h/e इसका स्लोप हो गया है। तो इस गणितीय संबंध से जो कि फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन की इक्वेशन कहलाती है, हम देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक लीनियर रिलेशन है। इस वैल्यूज को मान करके, ज्ञात करके हम लाइन ड्रॉ करते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप के मान से हम प्लैंक कांस्टेंट के मान को निकाल सकते हैं और जो सरल रेखा हमको प्राप्त होगी उसको पीछे बढ़ाने पर हमें धातु का कार्यफलन भी ज्ञात हो सकेगा। संक्षेप में अब इन सब बातों को एक बार पुनः समझ लेते हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर है वो धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। नंबर 2 पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रॉन कौन? जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है तब जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होगा हम उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है और तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसी प्रकार से यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान, जिसे कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उससे कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अर्थ क्या हुआ कि अगर इससे कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रारंभ ही नहीं हो पाएगा। और चूंकि इस सिद्धांत में एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक फोटोन का अवशोषण हो रहा है, अतः किसी भी प्रकार का टाइम लैग नहीं होता है और यह जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। इस सारे सिद्धांत का साइंटिस्ट मिलिकन ने प्रायोगिक रूप से सत्यापन भी किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसका सिद्धांत 1905 में आइंस्टीन को दिया गया, इस कार्य के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। हालांकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है, बट ही गॉट ए नोबेल प्राइज़ फॉर द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल हम इसके कुछ अंकित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।